हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम शब्द विचार पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम शब्द विचार पर कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने क्या किया था, हिंदी व्याकरण में सबसे प्रारंभिक जो चीज़ है, सबसे प्रारंभिक जो हमारा अध्ययन का विषय रहा था वह था वर्ण विचार। हमने देखा था कि किस प्रकार सार्थक ध्वनियों को लिपिबद्ध करने को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो हम हमेशा ध्वनि कहेंगे। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण समझ लेते हैं, लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण तो ध्वनियों का लिपिबद्ध रूप है। तो यदि अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध रूप में अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए, तब आप वर्ण कहेंगे। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो वो कौन है? ध्वनि है। अब जो हमने वर्ण विचार में सीखा था, स्वर एवं व्यंजन को समझा था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न स्वर व्यंजन से बहुत ज़्यादा आते हैं और जितना आपको क्लास में कराया गया है मोर देन इनफ है। पूरा उसी को ही अच्छे से अध्ययन करें, उसका नोट्स बना करके रखें और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा। आज के विषय में शब्द विचार में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। क्या भिन्नता है कल की कक्षा और आज की कक्षा में, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाता हूं। देखिए, आज हम लोग जो शब्द विचार पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वर्णों के सार्थक संघात को ही शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। संघात को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इसे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वर्ण, 2-3 वर्ण उठाएंगे और उनको क्या कर लेंगे, उनको किसी भी प्रकार से जमा देंगे और कहेंगे क्या ये एक शब्द है। नहीं, उस शब्द का एक अर्थ निकलना चाहिए, उस शब्द का कहीं न कहीं रूढ़ रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनका एक पर्याय होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। तो यदि उनका एक सार्थक संघात हुआ है, उनका मतलब किनका? वर्णों का, तब वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। और शब्द विचार में हमको मूल रूप से शब्दों के क्या पढ़ने हैं? शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। शब्दों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों टॉपिक डाल दीजिएगा, क्या? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा आज की कक्षा में क्यों कल की कक्षा जो थी आज की कक्षा से किस प्रकार भिन्न है और क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, कितना कुछ मेहनत आपको कर रहे हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहला इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसका आधार है क्या? इनके रचना के अनुसार। शब्दों का वर्गीकरण किसके अनुसार? रचना के अनुसार। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं पहले किस किस के अनुसार किया जाता है, वही बतला देता हूं आपको, फिर वो बतलाऊंगा कि कौन कौन सा इसमें वर्गीकरण आता है। रचना के अनुसार के पश्चात में दूसरा हम इसमें देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के अनुसार, उद्भव के अनुसार कहा जाए या जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर। चौथा हम देखते हैं यहां पर काव्य शास्त्रियों के अनुसार, काव्य शास्त्री अर्थ के अनुसार। इसमें 5वें नंबर पर हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या कहा जाना चाहिए विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको क्या करने वाले हैं, हम विभाजित करने वाले हैं। शब्दों का हम क्या करने वाले हैं? शब्दों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण को अब थोड़ा सा बारीकी से समझते जाते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, इतने टॉपिक में आपका बहुत कुछ कवर होने वाला है और शब्द विचार बहुत बड़ा अध्याय बन जाता है। और इसलिए भी बड़ा अध्याय बन जाता है, मैं तो यहाँ जल्दी कवर कर लूंगा, लेकिन आपके लिए बड़ा अध्याय बन जाता है। अब आपको नोट्स पढ़ना आरंभ करना है। ध्यान दीजिएगा, कल की कक्षा में जितना आपको स्वर व्यंजन के बारे में बताया गया उतना सफिशिएंट है, और उसी का ही आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रश्नोत्तरी करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा।
तो दोस्तों रचना के अनुसार हम देखते हैं यहां पर रूढ़ शब्द, दूसरा हम देखते हैं यहां पर यौगिक शब्द, और तीसरा हम देखेंगे यहां पर योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये आज हमको अध्ययन करना है। कुछ रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये जानेंगे। व्युत्पत्ति के अनुसार यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, तत्सम शब्दों को, तद्भव, देशज और आगत। देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले केवल ये 4 प्रकार के शब्द पढ़े जाते थे। कैसे, व्युत्पत्ति के अनुसार या उत्पत्ति के अनुसार, उद्भव के अनुसार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। परंतु आजकल एक और नया जो इसमें जुड़ गया वह है संकर शब्द। तो कई किताबों में आपको 4 मिलेगा, घबराना नहीं, अब ये संकर शब्द को भी हमको अध्ययन करना है। एक अलग उनका क्या है, एक अलग समूह बना दिया गया है। अर्थ के आधार पर देखें तो अर्थ के आधार पर तो वैसे 2 प्रकार के शब्द होते हैं, या तो सार्थक शब्द या तो निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कैसे, जैसे कि कैसे भाई, आजकल घर वर नहीं आ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है क्या, आजा चाय साय पीते हैं। अब देखो, घर घर का तो मतलब समझ में आता है, वर क्या होता है, वर का तो कुछ अलग ही मीनिंग है ना, तो उस वहां पर वर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। चाय साय पीते हैं, चाय तो पिला देगा भाई, तू चाय कैसे पिलाने वाला। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार हम क्या करते हैं, एक साथ में 2 ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें से एक तो सार्थक शब्द है परंतु दूसरा क्या हो जाता है, निरर्थक। चाय साय, खाना वाना, खाना पीना समझ में आता, खाना वाना क्या होगा। तो ऐसे शब्दों को आप घेरक करके क्या करेंगे, उनको निरर्थक कहेंगे। लेकिन ये जो सार्थक शब्द हैं, इन सार्थक शब्दों का भी अलग समूह है। सार्थक शब्दों में भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है। मैं सार्थक और निरर्थक 2 भागों में इसको बांटा, और ये जो मैंने अभी कहा क्या, सार्थक शब्द, तो इन सार्थक शब्दों में हमें क्या क्या पढ़ना है। सार्थक शब्दों में हमको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, स्थानापन्न शब्द। स्थानापन्न शब्द मतलब कि क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द। विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, युग्म शब्द, एकार्थी शब्द, और एक और सबसे महत्वपूर्ण समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द। तो यहां पर ध्यान में रखना है हमको कि अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा कि आपका काम ज्यादा है, क्योंकि यहां से आप पर्यायवाची शब्द, स्थानापन्न, विलोमार्थी, समानार्थी, युग्म, एकार्थी, समोच्चारित, ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, आपको हमारे कंटेंट में जा करके जो हमारा PDF डला हुआ है, हिंदी भाषा की जो क्या डली हुई है, वहाँ पर नोट्स डले हुए हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का क्या दिया गया है, पूरा लिस्ट दिया गया है। तो आप जा करके उसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण जितने भी होंगे वहाँ पर आप उसको नोट डाउन करेंगे। अब बोलेंगे सर महत्वपूर्ण हमें कैसे पता चलेगा, तो महत्वपूर्ण पता कैसे चले, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, आपका टेस्ट लेते रहते हैं समय समय पर। तो एक बार आप बिल्कुल पढ़िए, फिर पर्यायवाची का आप क्या करें, आप टेस्ट दिलाइए। टेस्ट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि वहां पर हमने विगत वर्षों के 30 प्रश्न पत्र हमने डाल दिए हैं, हमारे ऐप में डाला हुआ है। तो वहां पर आप जाकर के देखोगे कि उन 30 में किस किस प्रकार के हिंदी से प्रश्न आए हैं और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, किस प्रकार के विलोमार्थी पूछे हैं। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीजें क्या हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करना होगा। संभव नहीं है कि आप हजारों शब्द के हजारों क्या कर ले, पर्यायवाची याद कर लें, लेकिन कौन कौन सा आवश्यक है ये आप जरूर करेंगे, और वो सिखाने के लिए मैं हूं यहाँ। काव्यशास्त्री अर्थ के अनुसार, काव्यशास्त्री अर्थ के अनुसार अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, ये 3 ऐसे हैं जिसको हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं।
भाई पर्यायवाची क्या होता है तो सबको पता है, परंतु काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन तीन रूपों में शब्दों को बांटा गया है। तो हम आज इन तीनों को भी समझेंगे कि क्या कुछ होते हैं ये प्रयोग या विकार के आधार पर। तो यहां से अब हमारा नया अध्याय बन जाता है। कुछ होते हैं क्या, काल, लिंग और वचन के कारण यदि उनमें विकार अगर उत्पन्न हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यदि काल, लिंग, वचन के कारण उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो शब्द को यहाँ पर हम लोग विभाजित करते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर, तो वो होता है विकारी या अविकारी। इसी अविकारी को ही तो हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ से अब हम विकारी और अविकारी में फिर यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा समूह बन जाता है। विकारी शब्दों में ही तो आते हैं कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये शब्द विचार पढ़ते पढ़ते हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की ओर आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अव्यय कौन होते हैं, तो अव्यय में हम पढ़ेंगे क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबोधन। इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग कहां पर, अविकारी या अव्यय में। ठीक है, तो यहां पर ये संबोधन है। ठीक है, लिख लीजिएगा ऐसे। तो इन सभी विषयों को आज ही हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, शब्द विचार में हमको रचना के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ते हैं, शब्दों का वर्गीकरण हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें रचना के अनुसार सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या होते हैं रूढ़ शब्द, क्या होते हैं यौगिक और क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो इन सबको अब आप नोट कर लिए होंगे बिल्कुल। चलिए, टॉपिक डाल दीजिएगा, रचना के अनुसार शब्दों का विभाजन। रचना के अनुसार शब्दों का विभाजन। सबसे पहले टॉपिक डालिएगा रूढ़ शब्द। क्या होते हैं रूढ़ शब्द, रचना के अनुसार रूढ़ शब्द। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दो या दो से अधिक वर्णों से बना, स्वतंत्र सत्ता रखने वाला या जिसकी स्वयं की पहचान हो, स्वतंत्र सत्ता हो या जिसकी स्वयं की पहचान हो, जिसे दो अलग खंडों में नहीं तोड़ा जा सके एवं यह परंपरा अनुसार किसी के लिए रूढ़ हो, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या क्या शब्द मैंने प्रयोग किए, देखिए इसकी परिभाषा का अर्थ ही क्या होता है भाई, उसको चारों तरफ से घेर करके इस तरीके से व्यक्त करना कि हमें उसका एक सार्थक अर्थ निकल सके। क्या कहा मैंने, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बना होगा वो। दूसरा, जिसकी क्या हो, स्वतंत्र सत्ता हो, स्वतंत्र सत्ता या पहचान हो, बिल्कुल पहचान होना चाहिए, तथा जिसे दो खंडों में विभाजित, दो खंडों में विभाजित न किया जा सके एवं परंपरानुसार, परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग हो रहा हो, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। यदि आप इन चार बातों को समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब दो या दो से अधिक वर्णों से बना, जैसे कि अगर मैं एक यहां पर एक शब्द ले लेता हूं, मैं कहता हूं घर। देखो, दो वर्ण से बना सबसे प्यारा सा शब्द है क्या, घर। घ और र से मिलकर के बना है, लेकिन घर कहते साथ अब आप यहां ध्यान दीजिए, परंपरा के अनुसार क्या इसका एक विशेष प्रयोग होता है, हाँ जी होता है। क्या इसको दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या स्वतंत्र सत्ता है, बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता है। और
ये दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बना हुआ है और एक सार्थक अर्थ देता है। जैसे अगर मैं इन्हीं वर्णों को मिला करके मैं कह देता हूं रघ, अब इस रघ का क्या मतलब होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वो क्या है हमारे पास में एक रूढ़ शब्द के रूप में नहीं कहलाएगा। ऐसे ही यदि मैं कह देता हूं यहां पर मैं कह दूं भवन, चलो अगर मैं भवन कह दूं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं भवन कहता हूं तो भवन का भी एक अपना सार्थक क्या है अर्थ है, इसको भी विभाजित नहीं किया जा सकता, इसकी भी स्वतंत्र सत्ता है, पहचान है, दो या दो से अधिक वर्ण, तीन वर्ण से बना हुआ है, तो इसलिए भवन भी क्या है एक क्या है रूढ़ शब्द है। तो ऐसे तमाम शब्द, ऐसे सभी प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, और अनेकों अनेक शब्द हम इस प्रकार से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात होती है कि कुछ लोग यहाँ पर एक विशेष बुद्धि लगाएंगे और कहेंगे नहीं सर मैं तो यहाँ इसको तोड़ सकता हूं, भ प्लस वन, वन मतलब जंगल, तो भ मतलब क्या, तो ध्यान दीजिएगा आपको ऐसा नहीं तोड़ना। हाँ, वन अपने आप में क्या है एक सार्थक अर्थ लिए हुए एक स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र सत्ता लिए हुए एक रूढ़ है, परंतु भवन भी अपने आप में क्या है एक रूढ़ शब्द है। इस प्रकार से तोड़ करके उदाहरण मत प्रस्तुत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि क्या होता है यौगिक। यौगिक शब्द कहते हैं, यहां पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल तमाम तरीके के लिख सकते हैं, कमल, वन वगैरह वगैरह, जितना भी आप लिखना चाहें उदाहरण स्वरूप लिखते रहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। दूसरा चीज देखते हैं हम लोग यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं। चलिए यौगिक किसे कहते हैं, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यौगिक के लिए दो रूढ़ शब्दों का मेल जरूरी है। और मेल कैसे होता है, तो ऐसे वर्णाक्षरों का समूह, कैसा, ऐसे वर्णाक्षरों का समूह जो किसी भी रूप में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास के द्वारा किसी भी तरीके से आपस में जुड़ करके बने हो, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब देखो रूढ़ शब्द में इस प्रकार का उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास लगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां पर वो एक स्वतंत्र सत्ता रखते थे। लेकिन ऐसे वर्णाक्षरों का समूह जो क्या, जहां पर क्या हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि हो या समास हो, तब वो क्या कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे मैंने अभी भवन को कहा था कि भवन में आप क्या है, भ को अलग और वन को अलग मत करना, भ उसका कोई क्या है उपसर्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं उदाहरण स्वरूप यहां पर लिख देता हूं, मैं कहता हूं यहां पर अनुचित, अगर मैं कहता हूं अनुचित, तो बिल्कुल आप इसे तोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अन जो है यहां पर उपसर्ग लगा हुआ था उचित में, तब जाकर के आप इसे क्या कहते हैं अन, इसमें अन जो है उचित में उपसर्ग लगा हुआ था, तो इस प्रकार के संधि की क्रिया होने के कारण में हम इसको क्या कह देते हैं यौगिक कह देते हैं। ठीक है, प्रतिधन आहार हम कह देते हैं इसको प्रत्याहार। तो अगर हम लोग इस तरीके की अगर हम चर्चा करें जहां पर दो अलग अलग रूढ़ शब्दों के वजह से, या अगर हम उपसर्ग या प्रत्यय लगा करके हम क्या करने वाले हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब वे हो जाते हैं क्या यौगिक शब्द। मैं कह दूं अगर जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार करने वाला व्यक्ति, यदि मैं कह देता हूं रेलगाड़ी, लो दो अलग अलग यहाँ पर क्या है शब्द हैं, दोनों जुड़ करके क्या है बन गए हैं। मैं कह दूं यहाँ पर गजानन, अब क्या होगा, गजानन कहने का मतलब क्या होगा, देखिए यहां से हमारा तीसरा अर्थ निकल जाएगा। यदि आप यौगिक को समझ गए तो यौगिक और योग रूढ़ में कभी भी क्या होना, यहां पर कभी भी अपने मन में, मैं योग रूढ़ भी साथ में यहां पर बतला दूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको लेकर के वैचारिक मतभेद आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, योग रूढ़ में भी यौगिक की तरह उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा वर्णाक्षरों में मेल होता है, परंतु परंपरा अनुसार यदि वो किसी में रूढ़ हो गए हों तब वो योग रूढ़ कहलाते हैं। देखिए योग रूढ़ में क्या यौगिक और रूढ़ दोनों जुड़ा है। मतलब हमने क्या कहा, यदि वे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा यौगिक बनाएं
जैसे यौगिक महोदय, यौगिक हो तथा परंपरानुसार किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गए हों, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो, तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था एक शब्द गजानन, गजानन सुनते साथ आपके मन में क्या आया? जिनको अभी हम विदा कर चुके। गजानन का मतलब क्या समझ में आया हमको? श्री गणेश जी। यदि मैं दशानन कह दूं तो, यदि मैं दशानन कह दूं तो क्या समझ में आएगा? रावण। यदि मैं कह देता हूं यहां पर चतुर्भुज, अब श्रीहरि विष्णु। तो इस प्रकार से, अच्छा इसको समझते हुए आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। एक हम समास पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। तो विशेष करके बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कुछ शब्दों के मेल से एक समास की उत्पत्ति होती है, एक विकार की उत्पत्ति होती है, जो कि किसी तीसरे की ओर इंगित करती है। ना वहां पर प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इन दोनों के मेल से क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। यहाँ पर गज है और आनंद है, परंतु तीसरा पद श्री गणेश जी की ओर ये इंगित कर दिया, इसलिए क्या हो जाते हैं ऐसे शब्द? क्या कहला गए? योग रूढ़ कहला गए। समझ में आ गई चीजें? तो इस तरीके से हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को समझते हैं। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो इससे प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं है, या फिर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। और यदि आप इस यौगिक और रूढ़ को अच्छे से समझ लो, तब आपका उपसर्ग प्रत्यय का भी प्रश्न बनना चालू हो जाता है। प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। जैसे हमने अभी भवन का उदाहरण देखा, तो इसी में आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय को भी अभी की क्लास से ही समझना है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के प्रथम में आकर के जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और यदि वे शब्द अंतिम में आकर के जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय भी हम लोग इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसे उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द भी आप ध्यान में रखिए। तो रूढ़ शब्दों में कभी भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता, यौगिक और योग रूढ़ में होता है। तो अगर हमें अंतर के रूप में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा यौगिक है, कौन सा यौगिक नहीं है, या कौन सा योग रूढ़ है, कौन सा योग रूढ़ नहीं है, तो हमें ऐसे शब्द बनने चाहिए। इसके लिए आप अधिक से अधिक उदाहरण खुद पढ़ते रहिए और प्रश्न बनाते रहिए। और अगर किसी प्रश्न में समस्या है तो मुझे उसे व्हाट्सअप कीजिए, जितना जल्दी हो सके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, जो कि अभी चल रहा है नीचे, इसमें क्या करें, मुझे जरूर व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था यहाँ पर? उत्पत्ति के आधार पर। फटाफट से अभी हम लोग दूसरे बिंदु पर आ जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, उत्पत्ति। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या कि उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर कितने प्रकार के विभाजन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो उत्पत्ति के आधार पर पहले 4 लिए जाते थे। कौन कौन से 4 लिए जाते थे? तो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। परंतु इन सब के अलावा अभी 5वां प्रकार जो है नया लिया जाता है। कई किताबों में नहीं दिया होता है, इसलिए मैं उसको नया कहता हूं। वैसे तो काफी समय से आ चुका है क्या? संकर शब्द। तो हम संकर शब्द भी क्यों नया आया या क्या उसमें नई खासियत है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आरंभ करते हैं हम किसके साथ में? पहला हम देखेंगे तत्सम शब्द, तत्सम। और तत्सम के साथ साथ ही हम लोग तद्भव को भी समझते हैं। दोनों को एक साथ समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। तो तत्सम, तत्सम का मतलब क्या हुआ? तत्, उसी के समान। तत्सम मतलब कि क्या हुआ? उसी के समान, उसी के समान, तत्सम। और तद्भव, तद्भव का क्या तात्पर्य हुआ? तद्भव का तात्पर्य हुआ उसके बाद का, उसके बाद का। अब इस बात को समझना, उसी के समान मतलब किसके समान? तो देखिए, हमारी जो हिंदी है वह संस्कृत से परिष्कृत होते हुए पाली, प्राकृत और विभिन्न तमाम तरीके के भाषाओं के साथ में समृद्ध होते हुए हिंदी का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो उसी के अर्थात अपने जन्म, जो इसकी जो स्रोत भाषा है, तो स्रोत भाषा कौन सी है इसकी? देववाड़ी संस्कृत।
तो देववाड़ी संस्कृत आर्य भाषा संस्कृत के ही समान अगर हम कुछ शब्दों को उपयोग में लाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें जननी, अगर मैं कहता हूं जनक, हम कह दें लौह, या कह दें प्रातः, संभवतः, या हम कहें पुत्र, या हम कहें पुत्री, या कहें चंद्र, सूर्य, वायु, इस प्रकार के शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो सब क्या हैं, वे सब के सब तत्सम हैं। पुराने संस्कृत के अनुसार ही यदि हम प्रयोग करते हैं तो क्या है वो सब हैं तत्सम। यदि इसी में उसके बाद अर्थात तत्सम शब्दों को नए रूप में अगर हम बदल के उपयोग करते हैं, जैसे अगर हम अक्षी को आंख कह दे, अक्षी तत्सम शब्द है और आंख हो गया क्या, उसका तद्भव शब्द हो गया। तो इस प्रकार के कुछ शब्द हमारे पास में, अगर मैं लौह को लोहा कहूं तद्भव, अगर मैं कर्पूर को कपूर कहूं तद्भव, अगर हम क्या कह दें, यदि हम हस्त को हाथ कह दें तद्भव हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास में शब्द हैं जो पहले तत्सम के से बदल करके नए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो डेफिनेशन या इसी परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इसको समझिए। देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, भाई हमको तत्सम समझ में आ गया, तद्भव समझ में आ गया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है या नहीं है, या कौन सा इनमें से भिन्न है। अब भिन्न है में क्या देगा, 3 तत्सम दे दिया, 1 तद्भव दे दिया, या हो सकता है कि 3 तद्भव दे दिया, 1 तत्सम दे दिया। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, पहला। दूसरी चीज, कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों का, तद्भव एवं तत्सम शब्दों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। अर्थात वास्तव में आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है किस किस तत्सम शब्द के कैसे कैसे क्या बनाए गए हैं, तद्भव रूप बनाए गए हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे क्या, अगर मैं कहता हूं साक्षी तो बनती साखी, अगर मैं कहता हूं अक्षी तो बनती क्या, आंख, अगर हम कहते हस्त तो बनता है हाथ, अगर मैं कहता हूं श्रृंगार तो बन गया सिंगार, अगर हम कहते हैं घृत तो बन गया घी। इस प्रकार के शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो तत्सम तद्भव का हम पहचान कर पाएंगे। लेकिन इन सारे शब्दों में क्या सबको याद कर पाना संभव है, कभी कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो यदि संभव नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ विशेष कुछ बातों को याद कर लेते हैं कम से कम, ताकि परीक्षा में जा करके आपको ऐसे जो कुछ, इसको मैं ट्रिक नाम नहीं देना चाहता, कुछ लोग कह देते हैं ट्रिक है, लेकिन ट्रिक मत कहिएगा। ये क्या है, आपका अगर जितने ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे तो ये कुछ रस है, कुछ निचोड़ है जो आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यदि अत्यधिक यहाँ पर छ का प्रयोग हो रहा है, या यहाँ पर त्र का प्रयोग हो रहा है, या री का प्रयोग हो रहा है, यदि इस प्रकार के कुछ शब्द आते हैं तो अवश्य वो तत्सम होंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे क्या, अगर हम कहते हैं क्या अक्षी, अगर हम कहते हैं क्या अगर हम कहते हैं साक्षी, ऐसे शब्द अगर हम देखें तो छ का अगर प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इसी का तद्भव क्या होता है, आंख होता है और साखी होता है। यदि त्र का प्रयोग आता है, जैसे कि पुत्र या पुत्री या राजपुत्री, अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या बन जाएगा, वो तत्सम ही होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, राजपुत्री। राजपुत्री अगर है तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत हो जाएगा, राजपूत, वो राजपुत्र से बना है, ठीक है। पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत हो जाएगा। और अगर मैं री का देखूं, अभी हम थोड़ी देर पहले एक शब्द कह रहे थे क्या, श्रृंगार, सिंगार हो जाता है भाई इसका। या हम कह देते हैं क्या, घृणा, या हम कह देते हैं घृत। तो ऐसे शब्द यदि आते हैं तो वे क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो आप नोट्स वाले सेक्शन में जा करके बहुत सारे यहाँ वहाँ पर तत्सम शब्द दिए हुए हैं, तो बिल्कुल आप तत्सम शब्दों को ढूंढिएगा और इनका अध्ययन करके रखिएगा कि छ त्र री वाले शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें, तत्सम में। इसके अलावा एक और, इसमें अर्ध वर्ण का प्रयोग होता है। कैसे अर्ध वर्ण का प्रयोग होता है, र, य और श का बार बार अर्ध स्वर में प्रयोग होता है। कैसे अर्ध स्वर, यदि वो कहता है श्वेत, यदि वो कहता है श्यामल, यदि वो कहता है स्वसुर, तो इन सब शब्दों में आप देखेंगे कि आधे आधे शब्द का प्रयोग है। तो अगर स्रोत, अगर हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तब भी वह तत्सम होता है। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं, यदि ऐसा कुछ दिख रहा है तो अवश्य ही वह क्या होगा, तब वह तत्सम होगा। तो इस तरीके से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि मैं तद्भव के बारे में बात करूं तो तद्भव के बारे में मुझे क्या मिलता है, इसकी पहचान के लिए हमको सबसे पहले तो हमको देखना है चंद्र बिंदु। क्या देखना है हमको? चंद्र बिंदु। कैसे चंद्र बिंदु को देख करके, देखिए यदि अक्षी को आप कहते हैं आंख, यदि अक्षी को आप कहते हैं क्या? आंख कहते हैं, वहां पर क्या आया? चंद्र बिंदु आया। तो इस प्रकार के अगर चंद्र बिंदु, हाँ चंद्र, खुद चंद्र को हम क्या कहते हैं? चांद कहते हैं। तो अगर इस प्रकार का ग्राम का हो गया, क्या ग्राम का बन गया गांव। तो इस प्रकार से अगर चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द आपके समक्ष आ रहे हैं तो अवश्य ही समझ जाइएगा कि क्या है वो? तद्भव है। आंख, गांव, चांद, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? तद्भव शब्द हो जाते हैं। बिल्कुल इस बात को समझिएगा। इसके अलावा तद्भव में एक और चीज आप देखना, जैसे कि अगर मैं कहता हूं बनिया, बनिया वास्तव में वो क्या है? वो शब्द था वणिक, अर्थात यदि वह से ब में परिवर्तित हुआ दिख रहा है, यदि वह से ब में परिवर्तित हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। जैसे कि बनिया वास्तव में क्या था? वणिक। जैसे कि वानर का हो गया बंदर। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिसमें क्या हो जाता है? वह का ब हो जाता है, तब भी वो होता है। दूसरा, यदि वहां पर स का स हो गया हो तब भी आप देख सकते हैं क्या होगा वो? तब वह तद्भव होगा। जैसे कि श्यामल का क्या हो गया? सांवला। जैसे कि श्वेत का क्या हो गया? सफेद। जैसे कि ससुर का क्या हो गया? ससुर। तो इस प्रकार के शब्दों में हम देखेंगे क्या है? अगर इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तब भी वह तद्भव होगा। तो ये कुछ पहचान चिन्ह है, समझिए कि आप कितनी आसानी से पहचान सकते हैं यदि इनमें से आया तो। बाकी आप जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे तो इसके अलावा हो सकता है आपको कुछ और भी पहचान चिन्ह मिल जाए, हो सकता है, ऐसा संभव है। तो आप बिल्कुल क्या करें? पूरे तत्सम शब्दों को, तद्भव शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करने का प्रारंभ करें। और जैसे ही आप आरंभ करेंगे आपको कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें मिलती जाएंगी। लेकिन एग्जाम के दिन तक के लिए मत छोड़िए, अभी ही पढ़ना चालू कीजिए, तब ये बिल्कुल आपसे तत्सम तद्भव बनना आरंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम तद्भव के पश्चात में चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? इसके ही अगले रूप को देखते हैं, देशज। ठीक है, देशज और आगत शब्द। देखो आगत से तो और ज्यादा प्रश्न आते हैं, देशज से प्रश्न आने की संभावना कम होती है, परंतु आगत से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से भाषा से लिया गया शब्द है। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं अब हम लोग। पहले ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि पहले उत्पत्ति के आधार पर 4 लिए जाते थे, अब लिए जाते हैं कितने? 5। तो पहले जो 2 हो गए तत्सम तद्भव। अब देखिए तीसरे क्रम में हम यहाँ पर क्या देते हैं? तीसरे क्रम में हम देखते हैं यहाँ देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द अर्थात कि जिनके उत्पत्ति का कोई विशेष आधार नहीं दिखता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, इसका कोई विशेष जगह प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ ये हमारे ही देसी इलाकों में ही क्या है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे सब देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनके क्या है, व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, और ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोलचाल की भाषा में क्या हो गए हैं, वहीं पर रूढ़ हो गए हैं, वो क्या है? देशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी एक क्षेत्र विशेष में ही बोलचाल में रूढ़ हो गए हैं, वो देशज शब्द। जैसे कि माँ को ही क्या क्या कहा जाता है? आई, माई, दाई। इसके अलावा जैसे डबरी, डब्बा, इस तरीके के तमाम शब्द यदि आप अध्ययन करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। क्या कहा हमने यहां पर कहा कि यदि उत्पत्ति का विशेष क्षेत्र का ज्ञान नहीं, उत्पत्ति का विशेष क्षेत्र नहीं, परंतु क्षेत्र विशेष में रूढ़ कुछ शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, और ऐसे देशज शब्द भी आपको क्या कर रहे हैं? कुछ लिस्ट से निकाल करके पढ़ करके रख रहे हैं। अब कुछ आगत शब्दों का भी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और देखिए आगत शब्दों से प्रश्न ज्यादा आता है, तत्सम तद्भव के बाद में आगत शब्दों से प्रश्न ज्यादा आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है? बार बार पूछा जाता ये है। तंबाकू को बार बार पूछा गया है,
ठीक है। और इसी तरीके से तमाम तरीके के कुछ प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि कीमत को बार बार पूछा गया है, कायदा पूछा गया है। तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि पुर्तगाली से है, कि वो कहाँ से, अखबार को पूछा गया है, अरबी से है, फारसी से है। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, पूरी तरीके से लिस्ट में जाकर के अध्ययन करना है। अंग्रेजी हमने कहा था, हमने जब भाषा के विकास को पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हिंदी भाषा संस्कृत की वंशज है, पाली एवं प्राकृत तथा अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, इन तमाम तरीके के भाषाओं के द्वारा इसको समृद्ध किया गया है। तो कैसे समृद्ध किया गया है, यही तो है आगत शब्दों के माध्यम से समृद्ध किया गया है। कुछ हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो तो आजकल क्या है, फैशन में भी आ गया है, तो उन सबको हम क्या कह सकते हैं, आगत शब्द कह सकते हैं। परंतु सदैव ही यह आवश्यक नहीं है कि आगत शब्दों को हम वैसे ही उपयोग करने लग जाएं जैसे कि उस विशेष भाषा में किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मैं कुछ अरबी शब्दों की उदाहरण लूं, अरबी में एक शब्द होता है कीमत, जिसमें नुक्ता का प्रयोग होता है, परंतु हम जब कीमत लिखते हैं तो हम बिना नुक्ता के कीमत लिखते हैं। अरबी में एक शब्द होता है कायद, लेकिन हम कायद को ही क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। तो देखिए यहां नुक्ता विलोपित हो गया, यहां हम देखते हैं ई का क्या हो गया, यह हो गया, साथ में क्या हो गया, द में आ की मात्रा हो गई, तो कायद बन गया क्या, कायदा। एक हम देखते हैं शब्द नस को हम कह देते हैं क्या, नशा। तो आधा जो अक्षर है उसका विलोपित करके हमने उसको अकारांत को आकारांत में बदल दिया। या अरबी शब्द होता है एक क्या, मौसिम, हम इसको मौसिम ना कह के क्या कहते हैं, हम मौसम कह देते हैं। तो इस प्रकार के शब्द यदि हम देखते हैं वे अरबी भाषा में कुछ परिवर्तन के बाद में भी हम लेते हैं, ये क्या है, कुछ आगत शब्द। ऐसे ही कुछ फारसी के भी शब्द हैं, जैसे कि फारसी के कुछ शब्द अभी याद कर लीजिए, फिर आपको तमाम तरीके के शब्द याद करना ही है। जैसे एक परिवर्तन होता है क्या, आइनह, यहाँ पर जो अह की जो मात्रा है, आइनह जो है, ये हमारे समक्ष में बदल करके क्या हो जाती है, आयोग वाह को हम परिवर्तित करके इसे हम कहते हैं आईना। आयोग वाह का विलोपित करके हमने उसको आकारांत में बदल दिया। कहा जाता है क्या, दुकान, जिसे हम दुकान ना कह के हम कह देते हैं क्या, दुकान। यहां कहा जाता है गर्म, यहां पर गर्म, वैसे तो हम गर्म शब्द का भी प्रयोग करते हैं लेकिन हम कह देते हैं क्या, गरम। यहां कहा जाता है आतशबाजी, और इस आतशबाजी को हम लिख देते हैं आतिशबाजी, आतिशबाजी। तो बिल्कुल इस तरीके के शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ परिवर्तन करते हैं। यहाँ हमने नुक्ता हटा दिया, ई को य में परिवर्तित कर दिया, आधे अक्षर को विलोपित कर दिया, ई की मात्रा को हम हटा देते हैं, कई बार हम ई की मात्रा स्वयं लगा देते हैं। यहाँ पर जो आधा उसे हम पूरा रा गरम लिख देते हैं, या दुकान, चंद्र बिंदु को हटा के हम उसको दुकान लिखते हैं, या आईना, आयोग वाह को खत्म करके हम क्या कह देते हैं, वहां पर आईना कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम आगत शब्दों में इसी प्रकार के कुछ पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों, पुर्तगाली शब्द बार बार पूछे जाते हैं, तो पुर्तगाली शब्दों का तो पूरा आप याद करके रखिएगा, ठीक है। पुर्तगाली कुछ शब्द आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, अल्लाह को, खुदा को, इन सबको बार बार पूछा गया शब्द है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो हो गए 4, 5वें क्रम में हमें देखना है क्या, संकर शब्द। 5वें क्रम में हम संकर शब्द देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि जब कभी भी तत्सम एवं तद्भव शब्दों को मिलाकर या किसी देशज और विदेशज अर्थात आगत शब्द को मिलाकर तत्सम या तद्भव को मेल करा दें, जैसे मैं कहता हूं वर्षगांठ, मैं लिख दूं क्या यहां पर, वर्षगांठ। देखो यहां पर गांठ क्या है, एक तद्भव शब्द है, वर्ष क्या है, तत्सम शब्द है। यदि दो तत्सम और तद्भव शब्दों को मिला दिया जाए तब वो कहलाते हैं क्या, संकर शब्द। मिश्रण होना चाहिए, तत्सम तद्भव का मिश्रण हो या देशज का विदेशज का मिश्रण हो, अगर किसी का भी किसी के साथ मिश्रण हुआ तब वो क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी का है, देशज है, तो रेलगाड़ी हो गई। अगर मैं कह दूं रेल विभाग, रेल विभाग, मैं कह देता हूं फिल्म सिटी, फिल्म सिटी,
अगर मैं यहीं पर कह दूं सिनेमा घर, सिनेमा घर, ठीक है। तो इस तरीके के अगर हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का अगर हम चर्चा करें, तो यहां पर हमें दो अलग अलग शब्द मिल रहे हैं और वो दोनों ही शब्द किसी अलग अर्थ के लिए हम लेते हैं। वर्ष को हम तत्सम में लेते हैं, गांठ को हम तद्भव में लेते हैं, तो वर्ष गांठ को किस में लेंगे भाई? तो इसीलिए जो है ये एक नया हमारे समक्ष में आया, क्या? संकर शब्द, जहां पर मिश्रित शब्दों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। न ही वे क्या होते हैं? तत्सम, ना ही शुद्ध रूप से तत्सम, ना ही शुद्ध रूप से तद्भव, ना ही शुद्ध रूप से देशज और ना ही शुद्ध रूप से आगत, बल्कि इन सब का मिश्रण हो जाता है, जहां पर वही कहलाते हैं क्या? संकर शब्द। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है या निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है, तो आपके लिए क्या, आपके माइंड में कौन सा चीज एक मस्तिष्क में आना चाहिए? तब यही बात मस्तिष्क में आपकी आनी चाहिए कि हाँ, संकर मतलब कि दो अलग अलग प्रकार के शब्दों का क्या होगा? मिश्रण होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे आधार पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? अर्थ के आधार पर। फटाफट से टॉपिक डालिएगा, क्या? अर्थ के आधार पर।